नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए देखते हैं खबरें एक मिनट, यानी एक मिनट में दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लखनऊ में एसटीएफ ने आज लाल खून के काले कारोबार के गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 100 यूनिट ब्लड के साथ एमडी डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 फर्जी ब्लड बैंकों के कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफई में असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये अवैध तरीके से रक्तदान शिविर लगाकर रक्त निकालता था और उसके बाद उसमें सलाइन वाटर मिलाकर खून को दुगुना कर देते थे। बता दें कि गिरोह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से डोनेट किए हुए ब्लड को 1200 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदने के बाद तस्करी के जरिए यूपी लाते थे और यहां पर फर्जी कागजातों के जरिए मिलावट वाला ब्लड लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों, ब्लड बैंकों को 4 से 6 हजार प्रति यूनिट की दर से बेचते थे। फर्जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर वहां से ब्लड यूनिट्स इकट्ठा किए जाते हैं और राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में उसमें सेलाइन 2 बैनर भी बरामद हुए हैं रक्तदान शिविर के। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। कानपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीआरपी पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों से करीब 3.5 किलो सोना बरामद किया। चारों आरोपी दिल्ली से आई ट्रेन से उतरे थे और कानपुर में इस सोने की डिलीवरी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही जीआरपी ने उन्हें रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जब इनके बैग की तलाशी ली गई तो इनके पास से करोड़ों के सोने के बिस्किट के साथ सोना और हीरे के गहने बरामद हुए। पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सारा सोना दिल्ली के किसी व्यापारी का है, मगर उनके पास इसके कोई कागजात नहीं है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सोना मिलने की जानकारी इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम को दे दी गई है। शाहजहांपुर अफीम तस्करी का हब बनता जा रहा है। शाहजहांपुर में नशा तस्करों ने अफीम का ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया है कि दूसरे राज्यों के तस्कर यहां से अफीम ले जाकर लोगों को मौत बांटने का काम कर रहे हैं। पुलिस लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है और पुलिस ने आज 1 करोड़ 10 लाख की अफीम के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले मंगलवार को 11 करोड़ की अफीम के साथ तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी और इस अफीम तस्करी के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। इन अभियुक्तों से पूछताछ में ये पता चला है कि जो बदायूं, बरेली और कुछ शाहजहांपुर का भी एरिया है जहाँ पे लाइसेंसी किसान है, यहाँ से बिलफ्रेज होता है। उसके बाद ये अफीम को सस्ते दामों में लेकर अलग अलग जगह महंगे दामों पर बेचते हैं। कुछ अन्य प्रांत भी हैं जहाँ पर इनकी मांग है, वहाँ भी ये लोग सप्लाई करते हैं। लखनऊ में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से लोगों की परेशानी जानने के लिए सड़कों पर निकली कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह ने लोगों से हालचाल और खैरियत पूछी। बारिश की वजह से आम आदमी ही नहीं बल्कि माननीय भी खासा परेशान रहे। प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री जय कुमार जैकी के ड्राइंग रूम तक पानी पहुंच गया। लेकिन 24 घंटे से लगातार इतना पानी हो रहा है, जो उसकी कैपेसिटी हमारे इसके पंप सेट की उससे बहुत अधिक पानी हो गया है, जिसके कारण ये पानी रुक गया। बीच में थोड़ा बिजली भी चली गई थी जब पानी अधिक हो गया, इसके कारण है। तो वहीं बीजेपी के एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा के घर के अंदर पानी घुस गया और पानी को रोकने के लिए बोरे का सहारा लिया गया, लेकिन बरसात में सारी व्यवस्था बेकार हो गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर अगर कोई है तो वो ये है कि जहां पर बेडरूम में पानी ना जाए, इसके लिए यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से बोरे लगा करके कोशिश की गई है कि जो बाहर का पानी है अब वो अंदर ना जा पाए। और यही वजह शायद है कि जिस तरीके से यहाँ पे नौकर लगे हुए हैं वो लगातार पानी को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। लखनऊ में भारी बारिश की वजह से मडियावा थाना क्षेत्र के मोहिबुल्लापुर स्टेशन के पास पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 10 और 11 साल की है। दोनों बच्चे सुबह 11 बजे से घर से गायब थे और काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस की मदद से तलाश शुरू की, जिसके बाद गड्ढे में दोनों बच्चों के शव मिले। वहीं दूसरी घटना इटावा में रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भरने के कारण एक रोडवेज की बस फंस गई।
इस रोडवेज बस में 40 यात्री सवार थे। अंडरपास में बस फंसने से उनकी जान पर बन आई थी। सूचना पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने 2 जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस ललितपुर से मथुरा जा रही थी। तीसरी घटना अमेठी की है, जहां बारिश से हालात इतने मुश्किल हो गए कि यहां एसडीएम और सीओ के सरकारी आवास पूरी तरह से पानी में डूब गए। हालात इतने खराब हैं कि दोनों अधिकारियों को अब सरकारी गेस्ट हाउस में शरण लेनी पड़ी। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यूपी में बारिश के चलते कई जगहों पर मकान गिरने से हादसा हुआ। फतेहपुर में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लड़कियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जौनपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उधर सीतापुर में 1 की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा रामनगरी अयोध्या में भी 1 की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। 4:30 बजे कच्चे मकान था, बैठ गया और उसमें 5 लोग सोए थे और 5 घायल है, 3 खत्म हो गए। और वहाँ एम्बुलेंस गए, तब लेके आई, 3 तो मृतक में हो गए, 2 अभी एडमिट हैं सदर। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि टेस्ट और वनडे कप्तान बने रहेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कप्तानी छोड़ने का फैसला पोस्ट किया। विराट कोहली अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप के बाद शॉर्ट फॉर्मेट में कप्तान नहीं रहेंगे। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड दौरे के बाद ही उनको हटाए जाने की चर्चा थी। कोहली ने आज खुद ही एक चिट्ठी ट्वीट कर ऐलान किया कि वह T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। अब इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है। कोहली ने अपनी ट्वीट में लिखा, सफर में साथ देने वाले हर इंसान का शुक्रिया। मैं बेहद सौभाग्यशाली हूं कि मुझे न केवल भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, बल्कि पूरी क्षमता के साथ इसकी कप्तानी करने का भी मौका मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर मेरी यात्रा का साथ देने वाले हर एक इंसान को मैं शुक्रिया कहता हूं। टीम के लड़कों, सिलेक्शन कमेटी, कोच और हमारी जीत की प्रार्थना करने वाले हर भारतीय के बिना मैं यह नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 80 घाट पर उनके नाम से विशेष गंगा आरती की गई। गंगा आरती में पीएम मोदी की लंबी उम्र की प्रार्थना की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम से गंगा में दीपदान भी किया गया। कल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये आरती कराई गई है। स्पेशल आरती उन्हीं के लिए कराई गई है और माँ गंगा और काशी विश्वनाथ की कृपा हम पर बनी रहे, ये हम लोग की कामना है। और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग का भोजन वितरण का भी कार्यक्रम है, जो कि अभी इस आरती के बाद तुरंत होगा। पूर्व संध्या में उन्हीं की दीर्घायु के लिए हम लोगों ने ये आरती करवाई। तो हर हर महादेव और भगवान उनको लंबी उम्र दे और यशस्वी होंगे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी यूपी में मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यूपी में लोग बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे हैं और कई लोगों ने बिजली के बिल के चक्कर में सुसाइड तक कर लिया था। उन्होंने लोगों से 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने की अपील की और सरकार बनते ही सभी बकाया बिजली बिल माफ करने का भरोसा दिया। 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली फ्री कर दी जाएगी। देखिए, ऐसी घोषणाएं जो पूरा ना कर सकते, ये लोक लुभावन तो घोषणा है, पर ये होगा कैसे, लाएंगे कहां से? जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। ये केवल चुनाव की दृष्टि से किए जा रहे वादे हैं, ढपोड़ संखी कपोल कल्पित परिकल्पनाएं हैं। लखनऊ में अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं किया
और पंचायत चुनाव में बीजेपी ने गुंडागर्दी की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार गरीबों का हक छीन रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव ने खराब लॉ एंड ऑर्डर के बहाने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माफिया अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के कई विभागों की समीक्षा की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा, आज पारदर्शिता के लिए डिजिटलाइजेशन जरूरी है, जिसको देखते हुए अब यूपी में जमीन की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री रिकॉर्ड सब डिजिटल होंगे, जिससे खेती किसानी भी डिजिटल हो जाएगी और इस डिजिटलाइजेशन से देश की सूरत भी बदलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक आजीविका मिशन, आजीविका मिशन के साथ साथ दीनदयाल कौशल योजना और उससे ज्यादा एक अर्बन मिशन और दो मेरा जो यहाँ के राजस्व मंत्रालय और सिंचाई दोनों मिलकर के करते हैं। पंचायती राज विभाग भारत सरकार, गांवों का डिजिटल से स्वामित्व, उनको मालिकाना हक देना।